हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट डिसीजन आया है हिजाब बैन के ऊपर, उसके ऊपर। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जो ये डिसीजन आया है, जो एक स्प्लिट डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, 2 जजेस बेंच की जजमेंट थी, वो डिसीजन के पीछे रीजनिंग क्या है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, हम लोगों को सिर्फ डिसीजन नहीं, उसके पीछे जो रीजनिंग होती है वो जाननी बहुत जरूरी होती है। और इस वीडियो में मेरा जो मेन मोटिव है, आप लोगों को ये रीजनिंग समझाना है। दोनों जजेस की जो ये स्प्लिट डिसीजन आया है, उनका जो ये डिसीजन था वो उस डिसीजन पे किस तरह से पहुंचे, उनका जो एक माइंड प्रोसेस था, द जर्नी टू देयर डिसीजन, जो उनकी जो ये जर्नी थी उस डिसीजन पे पहुंचने की, वो क्या थी। 2 जजेस की ये बेंच थी, उसकी हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम फैक्ट्स के साथ। फैक्ट्स ये थे कि सेक्शन 133 ऑफ द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट, ये कर्नाटका गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि वो कोई भी रूल्स लागू कर सकती है किसी भी स्टेट के स्कूल के रिलेटेड। यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक रूल लागू किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि जो स्टेट फंडेड स्कूल्स होंगे, ये बात आप ध्यान से सुनना, स्टेट फंडेड स्कूल्स, जो ये स्टेट फंडेड स्कूल होंगे उसमें एक मैंडेटरी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होगा। मतलब कि जो यूनिफॉर्म होगी बच्चों की वो मैंडेटरी होगी, जो सबकी और सबकी बच्चों की यूनिफॉर्म सेम होगी। क्यों होगी? फॉर कंड्यूसिव एकेडमिक एनवायरनमेंट एंड सुइटेबल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब कि जो उनका बिहेवियर है ना, जो यूनिफॉर्म के साथ जो बिहेवियर है, वो एक फ्रेटर्निटी की तरफ होना चाहिए, ब्रदरहुड की तरफ होना चाहिए, एक कंड्यूसिव एकेडमिक एनवायरनमेंट होना चाहिए और सुइटेबल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। अब इस बात को लेके ये जो रूल था, ये जो था हिजाब, यहां से बात शुरू हुई कि जो कुछ यहां पर गर्ल चाइल्ड थी जो कि हिजाब पहनती थी, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि हम लोग जो स्कूल बिना हिजाब के नहीं आ सकते, तो हमारा यहां पे राइट वायलेट हो रहा है। कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? आर्टिकल 25। उन बच्चियों ने ये कोर्ट में ये बोला कि जो हमारा जो आर्टिकल 25 में राइट है, क्या राइट है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। एक रिलीजियस प्रैक्टिस को, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी को प्रैक्टिस करने का जो उनका ये राइट है, जो कि फंडामेंटल राइट है, ये वायलेट हो रहा है इस डायरेक्शन से जो कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने दी है। अब यहां पर जो मेन इशू था वो सिंपल सा था कि क्या जो ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है ये सही है या फिर इंडिविजुअल ड्रेसिंग चॉइस होना चाहिए। और ये इंडिविजुअल ड्रेसिंग चॉइस ऐसे ही नहीं कि कोई भी ड्रेसिंग चॉइस, वो ड्रेसिंग चॉइस जो कि सिर्फ एक रिलीजियस ऑब्जर्वेंस है। यहां पर जो ये हिजाब पहनती थी लड़कियां, उनका इस्लामिक फेथ के कारण ये रिलीजियस को ऑब्जर्व करती थी। वो ये चाहती थी कि हमारा ये एक इंडिविजुअल राइट होना चाहिए, एक हमारा एक चॉइस होनी चाहिए, सो दैट वी कैन वेयर हिजाब वेयर एवर वी गो, इंक्लूडिंग इन द स्कूल। यहां पे क्या हुआ, कर्नाटका हाई कोर्ट के पास जब ये केस गया, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो यहां पर जो इशू फ्रेम किया वो ये किया। मेन बात यहां की जो इशू फ्रेम किया, इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि जस्टिस धूलिया ने इसी बात के ऊपर अपनी पूरी जजमेंट लिखी है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह इशू रेज किया that whether wearing hijab was a part of essential religious practice in Islamic faith। क्या इस्लामिक फेथ में हिजाब पहनना एक essential religious practice है या नहीं है? और जिसका आंसर हाई कोर्ट ने दिया नो। कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट थी ये नो। और इसके बाद ये डिसीजन गया, ये जो केस था ये गया सुप्रीम कोर्ट में। और अब यहां से हम समझेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की जो बेंच थी, एक थी जस्टिस धूलिया की और दूसरी थी जस्टिस हेमंत गुप्ता की, उन दोनों की अपनी अपनी रीजनिंग क्या है, दोनों एक अलग अलग डिसीजन पर पहुंचे हैं। यहां से हम बात करेंगे इसकी। जस्टिस सुधांशु धूलिया की जजमेंट, जस्टिस सुधांशु धूलिया का जो मेन डिसीजन है वो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का जो ये ऑर्डर था, कौन सा ऑर्डर, कि सेक्शन 133 में जो उन्होंने ये ऑर्डर किया कि सबका जो ये यूनिफॉर्म का पैटर्न होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, वो एक मैंडेटरी है, वो वैलिड नहीं है। सुधांशु धूलिया जस्टिस ये बोलते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये एक वैलिड ऑर्डर नहीं है। क्यों नहीं है?
जस्टिस सुधांशु धूलिया ये बोलते हैं कि हाई कोर्ट ने जब ये इशू फ्रेम किया वहीं पर उन्होंने गलती कर दी। हाई कोर्ट ने जो इशू रेज किया वो ये था कि डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, कि क्या हिजाब पहनना एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है। जस्टिस धूलिया जी बोलते हैं कि ये तो इशू था ही नहीं। इशू सिंपल सा था कि क्या लड़कियों के पास, क्या वो गर्ल चाइल्ड्स के पास एक इतना सा अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि वो जब स्कूल में आए कि वो ये हिजाब पहन पाए, वो ये हिजाब पहन लें। सिंपल सा एक इशू था। बट जो ये हाई कोर्ट ने जो इशू फ्रेम किया वो ही गलत था, क्योंकि ये इशू फ्रेम करने से क्या किया उन्होंने, पेटिशनर्स के ऊपर एक बहुत ही हैवी बर्डन डाल दिया। उन बच्चियों ने ये प्रूफ करना था कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, हिजाब पहनना इस्लामिक फेथ में एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। बट एक्चुअली में ये इशू था ही नहीं। उनका सिंपल सा ये क्वेश्चन था कोर्ट को कि क्या वो स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं जा सकती, सिंपल सा। तो ये इशू क्यों अराइज हुआ, ये जस्टिस धूलिया जी बोल रहे हैं। जस्टिस धूलिया जी बोल रहे हैं कि यहां पे जो मेन बात थी वो एक क्वेश्चन ऑफ चॉइस की थी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A एंड आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पर ये क्वेश्चन रेज होना चाहिए था। ये कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का डिस्प्यूट था ही नहीं। जस्टिस धूलिया जी बोलते हैं कि हाई कोर्ट को, कर्नाटका हाई कोर्ट को ये इशू रेज करना चाहिए था। इट शुड हैव एग्जामिन्ड whether the restriction imposed on wearing the garment was valid or not, कि जो ये रिस्ट्रिक्शन थी गवर्नमेंट की वो वैलिड थी या नहीं थी। क्या ये जो रिस्ट्रिक्शन थी वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के रूल के ऊपर, क्या ये वो वायलेट कर रही थी या नहीं कर रही थी। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सीधी सी बात बोलता है कि भाई साहब एक एक्सिस्टेंस ऑफ लॉ होना चाहिए, जो कि था सेक्शन 133 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये रूल पास कर दिया था, लॉ तो था। दूसरी बात, इसमें लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी रूल पास होगा, जो भी लॉ पास होगा, उसमें क्या एक लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट है या नहीं है। और तीसरी बात ये, दैट सच लॉ शुड पास द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज द रैशनल नेक्सस बिटवीन द पर्पस एंड मीन्स अडॉप्टेड टू देम। एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए। क्वेश्चन ये उठना चाहिए था, ये जस्टिस धूलिया जी बोल रहे हैं। जस्टिस धूलिया जी बोल रहे हैं कि ये जो पूरा इशू था वो आर्टिकल 25 क्लॉज के अराउंड घूमने वाला था, आर्टिकल 25 क्लॉज 2 और 26 में नहीं। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 क्या बात करता है? आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ये बोलता है कि एक इंडिविजुअल राइट है, किस चीज का? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। और ये राइट, ये जो एक इंडिविजुअल राइट है, ये तब तक वॉयलेट नहीं हो सकता जब तक कि जो भी वो प्रैक्टिस है, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो एक पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट ना हो, मोरालिटी के अगेंस्ट ना हो, हेल्थ के अगेंस्ट ना हो, या फिर कोई और फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ना हो। Unless and until that religious practice is not violating public order, morality, health and other fundamental rights, it is protected under Article 25 Clause 1. और यहाँ पे जब मैंने आपको बोला है अदर फंडामेंटल राइट्स, इस बात को ध्यान से समझना कि इसमें यह भी है, क्योंकि इसकी बात हम आगे भी करेंगे। तो बेसिकली जो बात थी, जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको एक कम्युनिटी राइट बना दिया, इशू ये फ्रेम करके कि क्या ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है, ये इशू होना ही नहीं चाहिए था एज पर जस्टिस सुधांशु धूलिया। अब सिंपल सी बात है कि वेयरिंग हिजाब इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस और नॉट इज नॉट द डिस्प्यूट इन द प्रेजेंट केस एज पर जस्टिस धूलिया। कोर्ट्स कभी भी खुद चल के कोई थियोलॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं और ना ही उनको करना चाहिए। जस्टिस धूलिया जी बोल रहे हैं कि ये जब इशू था ही नहीं तो कोर्ट ने इस इशू को क्यों फ्रेम किया और क्यों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगी हुई है। दैट कोर्ट नीड नॉट हैव टू सॉल्व एनी थियोलॉजिकल क्वेश्चंस। पेटिशनर्स की सिर्फ सिंपल सी डिमांड थी, क्या वो हिजाब पहन के स्कूल आ सकते हैं या नहीं आ सकते। आस्किंग अ स्कूल गर्ल टू टेक ऑफ हर हिजाब वायलेट्स हर प्रिवेसी एंड डिग्निटी। जस्टिस धूलिया जी ये बोलते हैं कि जब एक स्कूल में जा रही है लड़की, जब एक लड़की स्कूल में गई है और वहां पे स्कूल गेट में उनको अगर ये बोला जा रहा है कि आपको
अपना हिजाब उतारना पड़ेगा। तो ये उस लड़की की प्रिवेसी को भी वॉयलेट कर रही है और डिग्निटी को भी वॉयलेट कर रही है। समझे यहाँ तक? प्रिवेसी को भी वॉयलेट कर रही है और डिग्निटी को भी वॉयलेट कर रही है। ये रीजनिंग है उनकी, रीजनिंग समझनी बहुत जरूरी है। राइट टू प्रिवेसी एंड डिग्निटी। सी, यहाँ पे जस्टिस धूले ने एक बहुत ही सही बात समझाई, समझना यहाँ पे कि जो ये बात है, अगर प्रिवेसी और डिग्निटी हमारे पर्सनल लाइफ में एक राइट है, अगर ये हमारी पर्सनल लाइफ है, तो क्या ये डिग्निटी और प्रिवेसी द मोमेंट वी एंटर स्कूल, क्या ये तब खत्म हो जाएगी? क्या ये तब खत्म हो जाएगी? नो। ये दीज आर नॉट द डेरिवेटिव राइट्स। और ये जो प्रिवेसी एंड डिग्निटी है ये आपकी स्कूल में भी होगी। दैट इज वाई हिजाब अगर स्कूल में पहना जा रहा है, अगर उनको इसको पहनने को मना कर रहे हैं, तो ये इनकी प्रिवेसी और डिग्निटी को वायलेट कर रही है। सी, दूसरा इशू मेन था डिसिप्लिन का, कि ये जो डिसिप्लिन है स्कूल का, ये अगर कोई बच्चा अलग से कपड़े पहन के आता है, किसी भी तरह का कोई भी अपना ये कपड़े पहन के आते हैं, क्या वो डिग्निटी को, क्या ये डिसिप्लिन को खराब करता है? तो जस्टिस धूले जी यहाँ बोलते हैं कि दैट डिसिप्लिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्निटी। कोई भी जो डिसिप्लिन होगा वो डिग्निटी की कोस्ट के ऊपर आप नहीं ले सकते। डिसिप्लिन होना चाहिए, बट वहां पे एक रीजनेबल अकोमोडेशन भी हो सकती है। स्कूल कोई मिलिट्री कैंप या कोई वॉर वाली प्लेस नहीं है जहां पे आपको इस तरह का डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन शुड नॉट बी देयर एट द कॉस्ट ऑफ डिग्निटी। एक रीजनेबल अकोमोडेशन, अगर किसी का कोई रिलीजियस बिलीफ है, अगर उनकी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को वॉयलेट नहीं कर रही, तो वो एक रीजनेबल अकोमोडेशन में उसको डिसिप्लिन के अंदर लेके आया जा सकता है और उनको अलाउ करना चाहिए। एक सिंपल सी बात है कि हमारा प्रेम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है। जस्टिस धूलिया जी बोलते हैं हमारा प्रेम्बल का ऑब्जेक्टिव है फ्रेटर्निटी। व्हाट इज फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी का सिंपल सा मतलब है ब्रदरहुड, भाईचारा। इंडिया इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भाईचारा। ये जो गोल है टू प्रमोट द फ्रेटर्निटी, ये हमें प्रमोट करना चाहिए, जस्टिस धूलिया जी बोलते हैं, और करना भी चाहिए। बट यहीं पे दोनों जजेस की थोड़ा बहुत ओपिनियन डिफरेंट होता है, जो मैं आपको समझाऊंगा। जस्टिस धूलिया जी बोलते हैं कि फ्रेटर्निटी को किस तरह से प्रमोट करना है। अगर एक स्कूल में अलग अलग रिलीजन के बच्चे बैठ रहे हैं, अलग अलग कास्ट के बच्चे बैठ रहे हैं, तो वो अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको रीजनेबली अकोमोडेट किया जाए और उसके साथ एक टॉलरेंस की पावर बढ़ेगी। बच्चों में स्कूल लेवल में ही ये टॉलरेंस की पावर बढ़ जाएगी कि भाई साहब, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, पीपल ईट डिफरेंट फूड एंड दे हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, ऑल दीज थिंग्स। वो एक स्कूल में ही इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हमारे इंडिया में ये सब कुछ है और हमें इस चीज़ को टॉलरेट भी करना है, और ये टॉलरेंस के साथ ही हमें सेंसिटिविटी, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना है। इस तरह से हमें ये जो गोल है हमारा फ्रेटर्निटी को, इसको प्रमोट करना है। यहां तक बात समझ आई? अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं जस्टिस धूलिया कि पूरे इशू को आप इस तरह से लेके चलो कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल क्या है? एक गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन। क्या हम उस गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन, क्या हम उस गर्ल चाइल्ड की लाइफ को किसी भी तरह से बेटर कर रहे हैं हिजाब को बैन करके? किसी भी तरह से बेटर कर रहे हैं हिजाब को बैन करके? यहां पे वो बोलते हैं नहीं, दैट वी आर नॉट मेकिंग देयर लाइफ्स एनी बेटर बाय बैनिंग हिजाब। गर्ल चाइल्ड, वो बोलते हैं कि अगर एक लड़की आज अगर स्कूल जा रही है, वो एक सबसे बेस्ट साइट है देखने के लिए, और लड़कियों को एजुकेशन पाना हमारे यहाँ पे देश में एक बहुत मुश्किल है। इफ़ वी कंपेयर इट टू द मेल चाइल्ड, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ गर्ल चाइल्ड टू गेट द एजुकेशन। और कुछ फैमिलीज़ में, कंजर्वेटिव फैमिलीज़ में, कई बार तो ये जो हिजाब पहनना है, अगर कुछ कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं, तो क्या वो उनकी एक टिकट भी है एजुकेशन की। उनके पेरेंट्स उनको अलाउ ही नहीं करेंगे अगर ये बैन लग गया तो, राइट। अब हम बात करेंगे जस्टिस हेमंत गुप्ता की जजमेंट की। जस्टिस हेमंत गुप्ता जी जो ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था वो एक वैलिड है। कौन सा ऑर्डर? कर्नाटका गवर्नमेंट का ये ऑर्डर कि
जो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है वो मैंडेटरी होना चाहिए। जो ड्रेस कोड है वो मैंडेटरी होना चाहिए। ये ऑर्डर वैलिड ऑर्डर है, ये जस्टिस हेमंत गुप्ता जी बोलते हैं। अब इनका डिसीजन, ये इनकी रीजनिंग क्या थी, लेट्स अंडरस्टैंड द माइंड प्रोसेस, लेट्स अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ हिज डिसीजन। जस्टिस गुप्ता जी बोलते हैं, सी स्कूल में या कहीं पर भी हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है इक्वालिटी को प्रमोट करना। इक्वालिटी को प्रमोट करना कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। एवरीवन शुड बी ट्रीट इक्वली, विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये ऑर्डर है कर्नाटका गवर्नमेंट का, जो ये ऑर्डर है कि भाई साहब मैंडेटरी कर देना चाहिए, ये जो ऑर्डर है वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है। टू इंकरेज यूनिफॉर्मिटी एंड द सेकुलर इन्वायरमेंट। एक बात आप ध्यान रखना, ये जो पूरा इशू है ना, ये स्टेट फंडेड स्कूल्स के ऊपर घूम रहा है। स्टेट फंडेड स्कूल्स के ऊपर, जो स्कूल्स को फंडिंग ही स्टेट से मिलती है उसके ऊपर घूम रहा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता जी बोलते हैं कि अगर कोई स्कूल अलाउ कर रहा है कि आप हिजाब पहनकर आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर एक स्टेट फंडेड स्कूल है और अगर वो एक ऐसा रूल पास करती है कि यहाँ पे मैंडेटरी होना चाहिए, तो वो एक सेकुलर इन्वायरमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट कर रहे हैं। और तब उस टाइम पे अगर वो स्टेट फंडेड स्कूल है और स्टेट ने ये अगर रूल दिया है, तो वो जो रूल है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर, बिकॉज ऑफ सेक्युलरिज्म। बिकॉज ऑफ सेक्युलरिज्म। सी उसके बाद वो बोलते हैं कि वेयरिंग हिजाब कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट इन अ सेक्युलर स्कूल। एक सेक्युलर स्कूल में हिजाब पहनकर आना एक अपना राइट नहीं क्लेम कर सकते बच्चे कि भाई हम तो ये हमारे राइट है कि हम इसको पहनकर ही आएंगे। स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू पुट दैट कंडीशन कि अगर हमारे ऊपर ये बैन लगाया जाए तो हम एक कंडीशन नहीं लगा सकते कि हम स्कूल ही नहीं आएंगे। अगर वो स्कूल नहीं आएंगे तो वो उनकी वॉलंटरी एक्ट है। जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ये रूल दे रही है कि आपको हिजाब नहीं पहन के आना, एक मैंडेटरी यूनिफॉर्म ड्रेस को ही पहनना है, और आप उसके कारण नहीं आ रहे, वो आपकी एक वॉलंटरी एक्ट है। और उसके साथ आपका जो एजुकेशन का राइट है वो वॉलेट नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज़ योर वॉलंटरी एक्ट। स्टेट आपको नहीं कह रही कि आप पढ़ने ही ना आओ, स्टेट सिर्फ ये बोल रही है कि आप आओ, बट स्कूल के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आओ, डिसिप्लिन को फॉलो करो। और अगर आप नहीं आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके राइट टू एजुकेशन जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है उसको डिनाई कर रहे हैं। राइट, ये सब कुछ जस्टिस हेमंत गुप्ता जी बोल रहे हैं। अब सुनो, जब मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में क्या लिखा है, डेट कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस अगर वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अगेंस्ट नहीं है तो वो सही है और वो किसी को वायलेट नहीं कर रही। और उसके साथ क्या था, अदर फंडामेंटल राइट्स। इसी बात को जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ये बोलते हैं कि सी अंडर आर्टिकल 14 जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है, अदर फंडामेंटल राइट्स में आ जाएंगे, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए टू द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग रिलीजन। अगर ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो पब्लिक ऑर्डर को वॉलेट नहीं कर रही, ठीक है, नहीं कर रही, मोरालिटी को वॉलेट नहीं कर रही, हेल्थ को वॉलेट नहीं कर रही, बट वो यहां पे आर्टिकल 14 को वॉलेट कर रही है। कैसे? क्योंकि अगर ये अलाउ कर दिया गया तो वहां पे इक्वालिटी नहीं रहेगी, इक्वल ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। दैट इज वाई ये जो रूलिंग थी, ये जो रूल था कर्नाटका गवर्नमेंट का, वो एक वैलिड रूल था और वो लागू होना चाहिए। समझ आई बात यहां तक? नाउ अब यहां पर जस्टिस गुप्ता जी यूनिफॉर्म को लेके काफी कुछ बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि जो यूनिफॉर्म है वो एक वननेस को प्रमोट करती है। वननेस, इट इज अ सिंबल ऑफ होमोजेनिटी, इट इज अ सिंबल ऑफ होमोजेनिटी। अगर बच्चे स्कूल में सेम ड्रेस पहनकर आ रहे हैं तो देन देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ द पुअर एंड रिच। कभी किसी गरीब और अमीर में फर्क नहीं पता लगता, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन और फेथ।
और जब भी वो किसी स्कूल में आते हैं तो उनको अपनी जो ये रिलीजियस आइडेंटिटी है उनको स्कूल गेट के बाहर ही रख के आना चाहिए। द मोमेंट दे एंटर स्कूल दे शुड लेफ्ट बिहाइंड देयर रिलीजियस आइडेंटिटीज आउटसाइड द स्कूल। होमोजिनिटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वननेस, कि सारे बच्चे एक तरह दिखें, उनको एक दूसरे का नहीं पता होना चाहिए क्या वो रिच है, क्या वो पुअर है, उसकी कौन सी कास्ट है, कौन सा रिलीजन है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूनिफॉर्म के साथ क्रिएट होता है, जो कि इन इक्वालिटीज को रिमूव करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जस्टिस गुप्ता की पूरी जजमेंट आर्टिकल 14 के ऊपर ही रिवॉल्व कर रही है। आर्टिकल 14 के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि अगर स्कूल में बच्चे सेम यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आ रहे तो उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा और यहां पे आर्टिकल 14 वायलेट होगा। ठीक है, नाउ अगेन जस्टिस गुप्ता भी बात करते हैं एक प्रेम्बुलर ऑब्जेक्टिव की, जो कि हमारा क्या था, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा, टू प्रमोट द फ्रेटर्निटी। बट यहीं पे डिफरेंस आ जाता है कि जो ये फ्रेटर्निटी है इसको प्रमोट कैसे करना है। जहां पे जस्टिस धूलिया जी बोल रहे थे कि हमें फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है किस तरह से, टॉलरेंस से, बच्चों में टॉलरेंस पावर बढ़ा के, अकोमोडेशन करके। वहीं पे जस्टिस गुप्ता जी बोल रहे हैं सी, जब ये हम होमोजिनिटी कर देंगे स्कूल में, जब सब बच्चे सेम ड्रेस पहन के आएंगे, जब उनमें कोई डिस्टिंक्शन होगा ही नहीं, तो उनमें ब्रदरहुड आएगी, प्रमोशन होगी। यहां पर बस डिफरेंस, गोल सेम है, दोनों जस्टिस का गोल सेम है, बट डिफरेंस क्या है, माइंड प्रोसेस का, कि ये जो गोल है इस पे कैसे पहुंचना है। एजुकेशन इज टू बी इम्पार्टेड होमोजीनियसली एंड इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन मार्क। अकोमोडेशन, जो कि जस्टिस धूलिया जी बोल रहे थे कि अगर हम उनको अकोमोडेशन दे दें, अगर किसी एक रिलीजियस प्रैक्टिस को हम अलाउ कर दें, उनको अकोमोडेट कर दें, अगर हम ऐसा करते हैं तो इट विल लीड टू इनडिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेकुलर स्कूल्स, जो कि आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा। दैट इज वाई होमोजिनिटी इंपॉर्टेंट है, वननेस इंपॉर्टेंट है, वननेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, विच diminishes the individual differences and promotes school spirit and ensures equality. Same objective but objective को पाने का तरीका अलग, homogeneity के साथ। Got it? Now see, जस्टिस हेमंत गुप्ता जी क्या बोलते हैं कि जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो आप अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करें, बट द मोमेंट यू एंटर स्कूल, यहाँ पे आपको कम्युनल आइडेंटिटी को फॉलो करना होगा। एक स्टेट फंडेड स्कूल में जो उस कम्युनिटी, जो स्टेट बोलेगी कि आपको ये ड्रेस कोड को फॉलो करना है जो कि मैंडेटरी है, तो आपको वो कम्युनल आइडेंटिटी को फॉलो करना होगा। जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ये आपकी स्कूल में नहीं चलेगी, स्कूल से बाहर आपको ये आइडेंटिटी को छोड़ के आना होगा। यहीं पे जस्टिस धूलिया जी क्या बोल रहे थे कि जो आपकी प्रीवेसी और डिग्निटी है वो आपकी स्कूल से बाहर भी है और स्कूल के अंदर भी है, आप इसको कैरी करोगे। और अगर स्कूल एंटर करते टाइम आपको हिजाब नहीं पहनने दे रहे तो आपका आर्टिकल 19 और 21 वायलेट हो रहा है। कैसे? प्रीवेसी और डिग्निटी वायलेट हो रही है। समझ आई बात? यहाँ पे डिसिप्लिन की अगर बात करते हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता जी बोलते हैं कि सी स्कूलिंग इज वेयर अ स्टूडेंट लर्न्स डिसिप्लिन। स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर स्टूडेंट डिसिप्लिन को सीखता है, और अगर डिसिप्लिन के अगेंस्ट कुछ भी हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा, वो एक रूल्स की डेफियांस है विच इज अगेंस्ट द डिसिप्लिन। स्टूडेंट शुड ग्रो इन एन एटमोस्फेयर ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी। सिंपल सी बात है, जस्टिस गुप्ता जी बोलते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। जो रूल्स हैं उसको सब के सब फॉलो करेंगे, किसी भी ग्रुप को, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को अलाउ नहीं करेंगे, अकोमोडेट नहीं करना चाहिए जो डिसिप्लिन के अगेंस्ट हो जाए, आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अब आप दोनों की जजमेंट समझ चुके हो, दोनों की रीजनिंग समझ चुके हो, सिंपल सा डिफरेंस क्या था। कंपैरिजन की बात करते हैं, जस्टिस धूलिया जी क्या बोलते हैं। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो जस्टिस धूलिया जी बोलते हैं कि यहाँ पर रीजनेबल अकोमोडेशन
अगर होती है, अगर वो रीजनेबल अकोमोडेशन है विच इज़ नॉट अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, तो उसको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि स्कूल एक पब्लिक प्लेस है, कोई मिलिट्री कैंप नहीं है, कोई वॉर कैंप नहीं है जहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़े। अगर कोई बच्चा अपना कोई प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है तो उसको रीजनेबली अकोमोडेट किया जाए। वहीं पे जस्टिस गुप्ता जी बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी लूप होल इन द डिसिप्लिन। सब बच्चों को डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, खासकर कब, जब स्टेट फंडेड स्कूल्स हों, जब स्टेट फंडेड स्कूल्स हों, बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। क्लियर। दूसरी बात, फ्रेटर्निटी। दोनों जजेस बोल रहे हैं कि हमें फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है, बट जस्टिस गुप्ता जी कैसे बोल रहे हैं, that we have to promote fraternity how? By homogeneity, by homogeneity, oneness। सबके सब बच्चे अगर सेम ड्रेस पहन कर आएंगे तो उनमें कभी भी इनडिफरेंट फीलिंग नहीं आएगी, कभी भी इक्वालिटी वायलेट नहीं होगी। उसी तरफ जस्टिस धूलिया जी बोल रहे हैं that we have to promote fraternity, but how? By promoting tolerance, by promoting tolerance, that students should learn in schools only। स्टूडेंट स्कूल में ये चीज़ सीख लें कि जो टॉलरेंस पावर है इंडिया में ये होनी चाहिए। आप लोगों को एक दूसरे के लाइफस्टाइल पता होने चाहिए। पीपल ईट डिफरेंट फूड्स, पीपल हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, दे वेयर डिफरेंट क्लोथ्स। अगर ये हम स्कूल में ही बच्चों में इम्बाइब कर दें तो बाद में जाके कभी भी उनमें झगड़ा नहीं होगा, इससे फ्रेटर्निटी प्रमोट होगी। ये जस्टिस धूलिया जी बोल रहे हैं। क्लियर, आपको पूरा डिफरेंस समझ आया। सो एट लास्ट कंक्लूजन क्या है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी इसके ऊपर। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ वीडियोस में आपको ये बताया गया है कि जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने ये बताया कि ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस क्वेश्चन के ऊपर कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है नहीं है, इस क्वेश्चन के ऊपर दोनों ही जजेस ने बात ही नहीं करी, दोनों ही जजेस ने बात ही नहीं करी। ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला था कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, हिजाब पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। और वैसे भी ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, वो सबरीमाला जजमेंट में डिसाइड होगा। तो इस क्वेश्चन के ऊपर तो दोनों जजेस ने बात ही नहीं करी। नाउ द डिसीजन इज स्प्लिट, दोनों जजेस के अलग अलग जजमेंट है, स्प्लिट डिसीजन है, तो मैटर लार्जर बेंच को रेफर हो चुका है। नाउ वी हैव टू वेट कब ये फाइनल जजमेंट आती है और कब कौन सा डिसीजन आता है। टिल देन, जब तक ये डिसीजन नहीं आता, कर्नाटका हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो प्रिवेल करेगा। वो डिसीजन क्या था कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो वैलिड है। ऑर्डर वाज मैंडेटरी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड। क्लियर एवरीवन, आई होप आपको सब समझ आया होगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल के ऊपर आपको लॉ के रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ये बिल्कुल न्यू चैनल अब ये भी शुरू किया है मैंने। एंड प्लीज़ हेल्प मी इन ग्रोइंग दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।